सुबह के 10 बज चुके हैं। चारों तरफ चहल पहल है। कॉलोनी लगभग पूरी तरह से जाग चुकी है, अर्थात जो लोग प्रायः रात में देर तक पढ़ते हैं वे भी सोकर उठ चुके हैं। मुख्य सड़क के किनारे परवीन की दुकान के सामने वाले पेड़ के नीचे बकचोदी चल रही है। कॉलोनी के स्वनाम धन्य महानुभाव इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर कब्जा जमा चुके हैं। महावीर की लिट्टी के दुकान के आगे स्वाद के शौकीनों की हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है। दुकान के ठीक सामने 2 ऊंची टूटी फूटी और टेबल की संख्या से नवाजी जाने की योग्यता रखने वाली टेबलों को कुछ लोग चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए हैं। ये प्रायः वे लोग हैं जो पूरी सब्जी का आनंद उठा रहे हैं, जबकि लिट्टी से उदरपूर्ति करने वाले लोग यहां वहां खड़े हुए हैं। सड़क की ओर चबूतरा जहां पर खत्म होता है वहां प्लास्टिक के सफेद कप बेतरतीब पड़े हुए हैं। रोज सुबह बेचारे चाय के ये जूठे कप कॉलोनी की सुषमा में 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। सड़क के किनारे सब्जी के ठेलों के पास कुछ रिक्शे वाले और इक्का दुक्का ऑटो वाले रोल्स रॉयल का रुतबा लेकर खड़े हुए हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही सामान्य गति से चल रही है। कॉलोनी के मुख्य गेट अर्थात लाल रंग का कहा जा सकने वाले तिलस्मी गेट पर चिल्ल पो मची हुई है। लड़के और लड़कियां इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे हैं। लड़कियां कॉलोनी में नहीं रहती, इसलिए उन्हें मेहमान माना जाता है। मेहमानों का मान बढ़ाने के लिए यथासंभव सभी उन पर बराबर ध्यान दे रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आवाभगत में जरा भी कमी रहे। मेहमानों के इस वर्ग को किसी भी व्यक्ति के प्रति शिकायत करने की जरूरत नहीं कि उसने उन पर कम ध्यान दिया है। अतिथि को भगवान मानने की परंपरा प्रायः सभी पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। एक कुत्ता जो अब तक एक दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहा था, अभी अभी आकर महावीर की दुकान के सामने पूंछ हिलाते हुए खड़ा हो गया है। तरह तरह की गतिविधियां रोज की तरह घटित हो रही हैं। कोई कुछ खा रहा है तो कोई किताबों की दुकानों पर खड़ा हुआ किताबों में व्यस्त है। कुछ महानुभाव परवीन की दुकान से अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदने में व्यस्त हैं और बनारसी बाबू, मारू, गोगा जी, बालाजी और बुच्ची बाबू हाथों में चाय का एक एक कप लिए हुए बकचोदी का आनंद उठा रहे हैं। बीते आधे घंटे में यह सभी का दूसरा चाय का कप है। पहले वाले कपों को परंपरा के अनुसार कॉलोनी के सौंदर्य वर्धन की जिम्मेदारी दे दी गई है। दूसरे वाले कप भी शीघ्र ही अपने अन्य साथियों से मिलने की बात जो रहे हैं। बकचोदी की बागडोर फिलहाल गोगा जी ने संभाल रखी है। वे कोई घटना सुना रहे हैं जिसे शेष लोग आनंद पूर्वक सुन रहे हैं। तो मारू भैया, मेरे वाले फ्लोर पे वह केसर जी रहते हैं ना? गोगा जी ने एक पेशेवर की तरह सधे हुए अंदाज में घटना की शुरुआत की। शेष सभी सांसें रोके हुए सुन रहे थे कि जैसे केसर जी अभी अभी धमाका करने वाले हो। कौन केसर? वही ना जो शायद हम सभी में सबसे बड़े दिखते हैं। मारू ने जिज्ञासा की। हाँ वही, और हाँ वे केवल बड़े दिखते नहीं हैं बल्कि हैं भी। बेचारे 35 वर्ष के हो चुके हैं। ओह हाँ, सुना है गोगा की कई बार सिविल सेवा के साक्षात्कार स्तर तक पहुंच चुके हैं पर सफल नहीं हो पाए हैं। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही जगह समय उनका साथ नहीं दे रहा है। हाँ मारू भैया, आपने ठीक सुना है। सीधे साधे आदमी हैं, ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी हुई अब तक। गोगा जी ने बात आगे बढ़ाई। यहां तो सभी का लगभग यही हाल है। यह वाली बात बुच्ची बाबू ने चुहल करते हुए कही थी। उनकी इस बात के साथ ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। समस्याओं का भी अपना अलग मनोविज्ञान होता है। एक निश्चित समय सीमा तक वे समस्याएं आदमी को परेशान करती हैं, पर कुछ समय के बाद लोग अपनी ही समस्याओं के साथ जीना सीख लेते हैं। सबसे बड़ा सच यही है कि आदमी का मूल स्वभाव जिंदा दिल ही होता है। यहां तक कि वह खुद पर भी हंसना सीख लेता है। यह आदमी का नजरिया ही होता है जो उसके सपनों की उड़ान को बाधित कर देता है। समस्याएं प्रायः ऐसे किसी भी बाधा का कारण नहीं बनती। खिलखिलाहट के दौर को मारू ने भंग करते हुए गोगा जी से कहा। हाँ गोगा, तुम कोई घटना सुनाने वाले थे, आगे बताओ कि क्या हुआ।
यह भी सुना है कि केसर जी बहुत ही मजेदार आदमी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, उनकी लीलाएं मजेदार होती हैं। नई घटना यह है कि उन्हें मेरे ही फ्लोर पर रहने वाले अरुण और मिथिलेश ने बहुत परेशान किया है। वो कैसे? इस बार बालाजी ने सवाल किया। बेहद हास्यास्पद घटना है, ध्यान से सुनिए। एक रोज अरुण ने उन्हें अनजान सिम से रोजी के नाम से एक एसएमएस भेज दिया। बस उसी दिन से रोजी के दीवाने हुए पड़े हैं। गोगा जी ने कहा। क्या? मारू, बनारसी, बाला और बुच्ची खिलखिलाकर हंस पड़े। गोगा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। शुरुआत में बस थोड़ी मस्खरी करने का विचार था, उनसे मिलने के लिए बोल दिया, पर साथ में एक शर्त लगा दी कि पहले मेरा मोबाइल रिचार्ज कराओ, तभी मिलूंगी मैं। फिर केसर जी ने मोबाइल रिचार्ज करवाया। एक बार गोगा जी मुश्किल अपनी खिलखिलाहट को रोकते हुए आगे बोले, अरे कई बार रिचार्ज करा चुके हैं, खुद अरुण और मिथिलेश से उधार लेकर रिचार्ज करा रहे हैं। गोगा जी के इन शब्दों के साथ बनारसी बाबू को हंसी का लगभग दौड़ा पड़ गया। मारू, बाला और बुच्ची बाबू का भी यही हाल है। बुच्चे ने असावधानी के चलते अपनी चाय का कप गिरा लिया है। यार गोगा, मगर यह तो गलत है, मारू ने कहा। है मारू भैया, बिल्कुल गलत है। शुरुआत में उद्देश्य बस थोड़ी मस्खरी करने का था, केसर जी को परेशान करना या बेवकूफ बनाना बिल्कुल नहीं। लेकिन अब परिस्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि उन्हें बताए नहीं बनता। ऐसा क्यों? सवाल बालाजी ने किया। कल मिथिलेश ने कह दिया कि रोजी का चक्कर छोड़ दो, रोजी झूठी है, लालची है। हो सकता है कि रोजी हो ही ना, कोई आपको बेवकूफ बना रहा हो, तुम मिथिलेश से लड़ पड़े। अरे बाप रे! बनारसी बाबू अचरज के भाव लिए मुस्कुरा उठे। कितनी बार समझाया गया है कि रोजी धूर्त है, चालाक है, छोड़ दो। आपके पैसे खर्च कराती है, मोबाइल रिचार्ज करवाती है, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो वे क्या कहते हैं? बुच्ची बाबू ने पूछा। वे कहते हैं कि रोजी बेचारी गरीब है। ओह, तो गोगा भैया सिम निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते? बनारसी बाबू ने कहा। गोगा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिम निकाल कर भी देख लिया भैया, 2 घंटे में ही केसर जी देवदास से दिखने लगते हैं जिसका सब कुछ लुट गया हो। अरुण और मिथिलेश से उनकी हालत देखी नहीं जाती। मजबूरी में सिम दोबारा डालकर मैसेज भेजना ही पड़ता है, तब कहीं जाकर बंदे में जान आती है। कल मिथिलेश ने सिम निकाल लिया था। केसर जी सुबह से ही मायूस थे, बार बार नंबर लगा रहे थे, उनका चेहरा पूरी तरह से बुझ चुका था। आखिरकार मिथिलेश ने कई घंटों के बाद सिम डालकर उन्हें मैसेज भेजा। सुबह से ही मुरझाए केसर जी के कमरे से 1 मिनट बाद ही आवाज आई, अरे मिथिलेश जी, अरुण जी, आइए, चाय पिलाते हैं आपको। एक बार फिर सभी खिलखिला उठे। गोगा जी ने बात आगे बढ़ाई। अब तो वैसे भी वे रिचार्ज कराने में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं कि अगर सच बता दिया जाए तो शायद अरुण और मिथिलेश की जान ही ले लें। क्या यार, केसर जी भी क्या करते हैं? मारू के गले से अचरज भरा स्वर फूटा। पर यार गोगा, दोनों लोग रिचार्ज करवाना तो रोक सकते हैं, मारू ने कहा। अरे मारू भैया, कितनी कोशिश की है, अरुण ने भी, मिथिलेश ने भी, 1-2 बार तो मैंने भी समझाया है, मना भी किया है, लेकिन उन्हें मैसेज ना करो तो उन्हें लगता है कि मेरी रोजी के पास पैसे नहीं है, बिना कहे रिचार्ज कराते हैं। सभी हंसने लगते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव तेजी से बदल रहे हैं। इस बातचीत के दौरान चाय का तीसरा कप उनके हाथों में आ चुका है। कल मिथिलेश से कह रहे थे कि मेरी रोजी बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं वह मिलने क्यों नहीं आती, फोन पर भी तो बात नहीं करती। अरे केसर भैया, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। आप जलते हैं मुझसे और मेरी रोजी से। अब बताओ मारू भैया, क्या किया जाए? फिलहाल अरुण बोल रहा था कि आज शाम तक किसी भी तरह कोई रास्ता खोजकर मामले को सुलझाना ही है। क्या करेगा अरुण? बनारसी बाबू बोले। अरे वो अरुण कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। नटवीर बाबा के भक्तों वाले गांव से है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर खोज लेगा, गोगा जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा। मतलब नटवीर बाबा के भक्त? बालाजी ने पूछा। यह भी अरुण के गांव की मजेदार घटना है। दरअसल पिछले दिनों अरुण अपने गांव गया हुआ था। सामान्यतः वो अपने गांव कम ही जाता है,
इसलिए उसे गांव की बातें बहुत ज्यादा नहीं पता है। पर 2 सप्ताह पहले वह अपने गांव में ही था। तो क्या हुआ? गांव में वह अपने चचेरे भाई के साथ घूम रहा था। चचेरे भाई ने बताया कि हमारे गांव में बहुत पहुंचे हुए नटवीर बाबा रहते हैं। उनसे मांगी हुई मुराद कभी अधूरी नहीं जाती, लेकिन हाँ, वे सिर्फ शराब का चढ़ावा लेते हैं। अच्छा दादा, लेकिन यह नटवीर बाबा है कहां? अरुण ने पूछा। चलो मिलाते हैं। अरुण सोच रहा था कि कोई बाबा होगा या गुरु टाइप का कोई व्यक्ति होगा जिससे आज उसकी मुलाकात होने वाली है। पर नटवीर बाबा से मिलकर वह हैरान रह गया। उसके भाई ने दूर से एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही नटवीर बाबा हैं। ओह, अब तो अरुण के आश्चर्य की सीमा ना रही। नीम के पेड़ को नटवीर बाबा कहना गलत नहीं है, यह आस्था का प्रश्न है और अच्छा ही है। इसी बहाने कम से कम पेड़ की रक्षा तो होगी। लेकिन अरुण यह जानने को बहुत बेचैन था कि नटवीर बाबा शराब का चढ़ावा कैसे लेते हैं और कैसे उसका भोग लगाते हैं। उसने अपने भाई से पूछा। सही बात है यार गोगा, कोई भी हैरत में पड़ जाएगा, मारू ने कहा। उसके भाई ने अपनी जेब से शराब का एक क्वार्टर निकाला, उसे खोला और नटवीर बाबा के तने पर 1-2 बूंद छिड़क दी। फिर बोले, यह प्रसाद है भक्तों के लिए, अब हम और तुम बाबा के प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अरुण बता रहा था कि उसे हंसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वो पूरे 5 मिनट तक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए, नाम बेचारे नटवीर बाबा का कि शराब का चढ़ावा लेते हैं। तो मारू भैया अरुण उन्हीं नटवीर बाबा के भक्तों वाले गांव से है, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा, गोगा जी ने स्पष्ट किया। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 18 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।